नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। यदि मेरे चैनल पर कुछ दिन डॉक्टर भुवनेश गर्ग दिखाई ना दें तो लोगों के फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं। मैं किसी कारण से पिछले 7-8 दिन से मैं डॉक्टर साहब के पास नहीं आ पाया था, लेकिन इतने फ़ोन आए कि आप डॉक्टर साहब को निरंतर लाइए, लगातार लाइए और डॉक्टर साहब की बातें, क्योंकि डॉक्टर साहब ने ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं मेरे चैनल पर कि लोग चौंक गए हैं। केवल भारत से नहीं, दुनिया के कम से कम 10-12 देश के मैसेज मेरे पास आए हैं, डॉक्टर साहब के पास आए हैं। डॉक्टर साहब ने कहा है कि किस तरह से हम जो डायबिटीज़ है उसके गलत दवाइयाँ ले रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि देश भर में किस तरह से जो फार्मेसी माफिया है वो काम कर रहा है, किस तरह अस्पताल लूट रहे हैं आपको, किस तरह आपकी जबरन सर्जरी की जा रही है। इन तमाम सारे खुलासे के बाद अब डॉक्टर साहब को लोग सर्च कर रहे हैं और मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि आज गूगल पर जो डॉक्टरों को सर्च किया जाता है उस पर 5 स्टार रैंकिंग मिली है डॉक्टर भुवनेश गर्ग जी को। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि देश भर के लोग, और कुछ लोगों ने कमेंट में लिखा है कि देश के सबसे भरोसेमंद डॉक्टर जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब की बातें सुन सुनकर लोगों को इतना भरोसा हुआ है। डॉक्टर साहब में जितनी क्षमता है वे लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों के व्हाट्सएप के जवाब दे रहे हैं। सबका जवाब दे पाना संभव नहीं हो पाता है। आज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर मैं आपसे डॉक्टर साहब से इसकी सलाह आपको दिलाने की कोशिश करूंगा। और आज का मेन विषय मेरा है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्यों होता है, उससे बचाव के क्या वो हैं, ब्लड प्रेशर के नाम पर फार्मेसी माफिया क्या कर रहा है, कौन सी दवाइयां हैं जिसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस गहन मुद्दे पे हम बात करेंगे, लेकिन इसके पहले डॉक्टर साहब की भी इच्छा है, मेरी भी इच्छा है और मेरे दर्शकों की भी इच्छा है कि डायबिटीज़ को लेकर हमने जो बातें पिछले दोनों की थी उसे लेकर कुछ भ्रांतियां हैं, जिसे डॉक्टर साहब आज इस शुरुआती दौर में, हमारे इंटरव्यू के शुरुआती दौर में वो उन सब भ्रांतियों को दूर करेंगे। और फिर मैं डॉक्टर साहब से आज ब्लड प्रेशर को लेकर आपको वो तमाम सारी जानकारी दिलवाऊंगा जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं पुनः आपको बधाई दे रहा हूं कि आप गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले डॉक्टर हो गए हैं। गूगल ने आपको 5 स्टार रैंकिंग भी दे दी है और निश्चित तौर पर लोग आप पर भरोसा कर रहे हैं। तो अब आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई, खासकर उन मरीजों के लिए जो लुट रहे हैं इस समय, जिनका जबरन ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जिन्हें गलत दवाइयां दी जा रही हैं और उपचार के बजाय उनके मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। इन तमाम सारे खुलासे के बाद लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं और आपकी ओर आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। आज के इंटरव्यू की शुरुआत वहीं से करना चाहता हूं कि डायबिटीज़ को लेकर जो भ्रांतियां हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे दर्शकों ने जो बातें आपको कही हैं आप पहले उस पर जवाब देते हैं। हाँ बिल्कुल रविंद्र जी, मैं भी चाहता था कि कुछ एक सारगर्भित बात हम इस इंटरव्यू के माध्यम से अपने सारे दर्शकों को दे पाएँ कि जिससे उनका समस्याओं का निदान हो। यहाँ पहला जो हम विषय उठाना चाहते हैं कि डायबिटीज़ को लेकर बहुत सारी कमजोरियाँ, बहुत सारी भ्रांतियाँ और बहुत सारी लापरवाहियाँ सिर्फ डॉक्टरों की तरफ से नहीं है, यहाँ 100% लापरवाही हम मरीजों की तरफ से भी देख रहे हैं। उसका कारण है कि मुझे पिछले एक हफ्ते में करीब 12,000 से ज़्यादा व्हाट्सएप मैसेजेस मिले हैं और उससे ज़्यादा लोगों ने फ़ोन किए हैं, जबकि हमने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की थी कि सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करिए क्योंकि लगातार फ़ोन उठाना संभव नहीं है। और फ़ोन ना उठाने पर लोग बड़े नाराज़गी के साथ अपशब्दों का उपयोग कर रहे हैं। वो मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है, क्योंकि हम आपकी मदद करने के लिए हैं। अगर आप हमारे साथ उचित व्यवहार रखेंगे तो ये मदद और बढ़ती चली जाएगी। अब यहाँ इशू ये है कि 12,000 से ज़्यादा मैसेजेस में रविंद्र जी आप मानोगे नहीं कि 2-4 मरीजों की हम जानकारी को छोड़ दें तो लगभग सबकी जानकारी गलत है। अधिकांश लोग बिना जाँच किए, बिना मेरे डॉक्टर से इलाज कराए दवाइयाँ खाए चले जा रहे हैं। आपकी ब्लड शुगर दिन में 4 बार ऊपर नीचे होती है। उनके पास 2 साल 3 साल से जांच की रिपोर्ट ही नहीं है, डॉक्टर का पर्चा नहीं है। क्यों? हमको कभी किसी ने बताई थी, हम तो खा रहे हैं, हम तो खाते चले जा रहे हैं। इन दवाइयों के कितने नुकसान हैं उनको समझाने पर वो ये जिद पे आ जाते हैं कि आप तो डाइट चार्ट दे दो हमें, आप तो दवाई बता दो हमें। मैं सबको मना कर रहा हूँ कि इसकी दवाई नहीं है और डाइट चार्ट भी हर मरीज की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के हिसाब से बनता है, जिसमें मुझे 2-2, 3-3 घंटे की मेहनत लगती है। आपके शरीर को कौन से तत्व की, कौन से मिनरल्स की ज़रूरत है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, आपको अपने शुगर को, आपको अपने खान पान को, आपको अपने एक्सरसाइज पैटर्न को, आप अधिकांश लोगों कहते हैं कि हम तो कोई एक्सरसाइज नहीं करते।
अधिकांश लोग कहते हैं कि हम तो सब खाते हैं, अधिकांश लोग कहते हैं कि हम तो गेहूं नहीं छोड़ सकते, मीठा नहीं छोड़ सकते। तो अगर आप अपनी स्वाद पे कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर आप अपने शरीर को थकाएंगे नहीं, पसीना नहीं निकालेंगे, तो आपकी किसी की भी डायबिटीज़ की दवा ना तो घट सकती है, बल्कि आपको शरीर के अंदरूनी अंगों के नुकसान लगातार बढ़ते जाएंगे। देखिए, ये नुकसान बहुत भयावह हैं। डायबिटीज़ की गोलियां आपके ब्रेन, हार्ट, किडनी सब जगहों पे जख्म बनाती है। डायबिटीज़ के पैर में जख्म डायबिटीज़ की दवाइयों से बनते हैं। शुगर उसका एक कारण है, लेकिन ये दवाइयां हटाने पर हमारे सारे डायबिटीज़ गैंग्रीन के मरीजों को हम ठीक कर पाए हैं और धीरे धीरे उनकी इंसुलिन भी कम हो गई है। तो पहली बात, इंसुलिन से मत डरिए। और दूसरी जो भ्रांति बहुत है, लोगों ने बहुत कुतर्क किए हैं कि ये डॉक्टर तो सर्जन है, ये मेडिसिन की बात क्यों कर रहा है। तो मैं सर्जन मेडिसिन के बाद बना हूँ। मेडिसिन की सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद, सर्जिकल स्पेशलिटी करने के बाद, और जब हमने डायबिटिक गैंग्रीन में परिणाम देखे कि ये दवाइयाँ खराब कर रही हैं और उन दवाइयों को हटाने से परिणाम बहुत अच्छे आए हैं, तो इसलिए हम इन विषयों पर अब अपने सारे दर्शकों को, सारे मरीजों को स्वस्थ और सुखी रखने की तरफ अपनी भरसक कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूरे स्पष्टीकरण आज आपके जरिए देना आवश्यक था, ताकि लोग ये समझें कि ये इलाज है, पूरा मेडिकल साइंस है। ये सिर्फ ऐसा चलता इलाज नहीं है कि आप दवा बता दो, आप लेब बता दो, आप जो अपना प्रोटीन शेक है वो बता दो। तो आपके शरीर की आवश्यकता के अनुसार आपके डॉक्टर आपकी मदद करेंगे। अगर आपको हमसे कोई मदद चाहिए तो हमारे द्वारा अपेक्षित जानकारी व्हाट्सएप पर भेजेंगे, सिस्टम से भेजेंगे, प्रॉपरली भेजेंगे, तो हम आपकी मदद कर पाएंगे। चलिए डॉक्टर, आज का जो मेरा मेन विषय है वो ब्लड प्रेशर को लेकर है। जो ब्लड प्रेशर की जो किस तरह के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, बीपी यदि आपको है या नहीं है, और क्या जिस तरह डायबिटीज़ में आपने बताया मेरे दर्शकों को कि डायबिटीज़ में करीब 80% 90% गलत दवाइयाँ दी जा रही हैं, उसके दुष्परिणाम हैं, क्या ब्लड प्रेशर की भी उसी तरह से कोई फार्मेसी माफिया काम कर रहा है? देखिए, अब हम ब्लड प्रेशर की व्याख्या पे आए अगर, तो जिस तरह से हमने डायबिटीज़ की पूरी व्याख्या की थी, उसी तरह से ब्लड प्रेशर, ये दोनों भाई बहन हैं, ये साथ साथ चलते हैं। आपको डायबिटीज़ हो गई है तो धीरे धीरे ब्लड प्रेशर भी आपको होगा, और अगर ब्लड प्रेशर है तो डायबिटीज़ भी आएगी, आपस में चलती हैं चीज़ें। अब ये दोनों चीज़ें आपके शरीर के अंदरूनी अंगों पे गंभीर नुकसान करती हैं। ब्लड प्रेशर जब एक झटके से तेज़ी से बढ़ता है तो आपके कहीं भी किसी भी सिस्टम की महीन नस को ब्रेक कर सकता है, जिसको हम कहते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, या किडनी में दिक्कत आ गई, या लिवर में दिक्कत आ गई, या कहीं पर खून का थक्का बन गया। तो ये सब समस्याएं ब्लड प्रेशर के साथ आती हैं। अब हम मूल मुद्दे पे अगर आएँ तो आम जनता की भाषा में ब्लड प्रेशर क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये ब्लड प्रेशर एक उम्र के साथ लगातार अपनी थ्रेशोल्ड रेंज क्या होती है कि जब आपको काम करना है या आपको सोना है तो उस हिसाब से बीपी सोते समय नीचे चला जाता है, और जब हम उठते हैं, काम करते हैं, तनाव होता है तो बीपी उठने लगता है। तो ब्रेन में हमारे पास एक ग्रंथि है जो इसको संयम बनाने का, इस पर कंट्रोल बनाने का काम करती है। ये थ्रेशोल्ड कहलाता है। ये थ्रेशोल्ड रेंज अगर हम कहें कि ऊपर के ब्लड प्रेशर का 160 तक हो सकता है और नीचे के ब्लड प्रेशर का 90, 80, 60 तक हो सकता है, तो ये एक रेंज है हमारे पास। इस रेंज में ब्लड प्रेशर काम करता है। अब अगर कोई ये कहता है कि उसका ब्लड प्रेशर 120-80 होना चाहिए, उससे ज़्यादा है तो हम दवा दे देंगे, तो यहाँ फिर मैं डायबिटीज़ के हिसाब से गलत बात कर रहा हूँ कि दवा माफिया ने 160 की अपर लिमिट को घटाते घटाते 120 तक लाके खड़ा कर दिया है। उस हिसाब से वो हर मरीज को जरा सी बातों पे दवाइयाँ लिखने लगे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लड प्रेशर अमूमन आपके खान पान से, नमक, स्पाइसी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाने से, तेल उबला हुआ, तला हुआ, जिसको हम कहें कि जो बार बार तेल उबल जाता है, जो पूरा ख़राब हो जाता है, उस तरह की चीज़ों को खाने से, तनाव से, नींद पूरी ना होने से, और किसी भी तरह के ऐसे काम से जिसमें आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल, शराब पी रहे हों, या आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हों, या आप बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हों, तो ये सब चर्बी की चीज़ें, मीठी चीज़ें, अल्कोहल, टोबैको, खास तौर से टोबैको बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे, ये सब आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करते हैं। अब हम यहाँ बहुत सीधी सी बात पर आते हैं कि जैसे हमने डायबिटीज़ में कहा कि दिन भर में 24 घंटे में 2 बार आपका सूर्य के पैटर्न के हिसाब से पेंक्रियास काम करता है, तो उसी तरह से दिन में 2 बार हमारी जो ग्रंथि है जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है वो सूर्य के पैटर्न के हिसाब से काम करती है। हम जब सो के उठते हैं तो संभवतः हमारा ब्लड प्रेशर सामान्य और नॉर्मल की तरफ होता है। अब आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी बता के आपको 4 दवाइयाँ दे दी गई हैं, आप सुबह उठ के गोली खाते हैं, ब्लड प्रेशर और नीचे जाता है, शरीर चौतरफा उसको उठाने की कोशिश करता है, आपका बीपी और ऊपर चला जाता है। ये बहुत सीधा सा सीसा है। इस बीपी की गोली सुबह सुबह नहीं खाना चाहिए। बीपी की गोली आपको बीपी के पैटर्न को ज्ञात करके खाना चाहिए। बीपी का पैटर्न ज्ञात करना आज की तारीख में बहुत आसान है।
एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटर मशीन लग जाती है हाथ में बीपी चेक करने की। जैसे मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था, आप अपने डॉक्टर से जिद करिए कि मेरे को 24 घंटे का बीपी एम्बुलेटरी मशीन लगाइए। ये मशीन कितने की आती है डॉक्टर साहब, और आम आदमी लगा सकता है? बीपी मशीन जैसी अस्पतालों में होती है वो लगा के दे देते हैं, 500-700 रुपये किराया लेते हैं। आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, उसको खरीदने के काम की नहीं है। आप उसको लगा लीजिए, उसको लगा के आपका बीपी का वो हर घंटे घंटे का रिकॉर्डिंग रहता रहेगा। आप सो रहे हैं जब भी लेगा, जग रहे हैं तब भी लेगा वो। तो ये 24 घंटे की रीडिंग में हम बहुत आसानी से, जैसे मैंने कहा था पिछले इंटरव्यू में, मैंने कहा था कि एक सज्जन को 6-6, 8-8 गोलियां चल रही थी, रात को नींद की गोली भी देना पड़ रही थी, उनका बीपी उतर नहीं रहा था नीचे। उन्हें जट करके सब बीपी की दवाइयाँ बंद कर दी। हमने उनका बीपी एम्बुलेटरी मॉनिटरिंग करवाया। आप मानेंगे नहीं, जो मैंने कहा था कि शाम को 4:30 बजे उनका बीपी शूट होता था, वो किसी भी कारण से हो। मैं इसको पेंक्रियास, मैं इसको बॉडी के ऑर्गन एंडोक्राइन से जोड़ता हूँ कि उनके अंदर एक पैटर्न बनता होगा चेंज करने का। हमने 4 बजे उनको आधी गोली बीपी की थी, उनका बीपी की समस्या खत्म हो गई। तो ये आपको अपने शरीर को, अपने सिस्टम को समझना होगा। जैसे हमने कहा कि अपने आपको स्लीप पैटर्न पर बहुत अच्छे से लाइए। मेडिटेशन, जब भी आपको तनाव की स्थिति लगे, आप 5 मिनट आंख बंद करके बैठिए कहीं पर। आपको जिस चीज़ से चिढ़ मच रही है, कई बार हमको ऐसा होता है कि हमको किसी सहयोगी से चिढ़ मच जाती है, किसी कलीग से चिढ़ मच जाती है, कर्मचारी से चिढ़ मच जाती है, हम चीखने चिल्लाने लगे। घरों में तो बहुत काम है ना, पति पत्नी आपस में ना लड़ें, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो ये आपस में ही घर में ही बीपी बढ़ाने का काम चलता रहता है। तो यहाँ सबको समझना होगा, घर के लोगों को भी समझना होगा कि आप ऐसी स्थिति खड़ी ना करें कि जिससे आपके घर के मुखिया को, आपके घर के मुख्य पर्सन को, जो बहुत तनाव में ऑलरेडी है, बाजारों के, ऑफिस के, काम के, दूसरी चीज़ों के तनाव में, आप उसको और तनाव ना दें। आप उसकी तरफ इतना सद प्रयास रखिए कि आप चीज़ों को शांत कर सकें। आप उसकी आवश्यकता के अनुसार जो जो चीज़ दे सकते हैं। अगर आप अपने घर में कलह ख़त्म कर देंगे तो आपके घर में से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ तो आदि वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ अगर आपको इसके बाद भी ज़रूरत लगती है तो अपना बीपी एम्बुलेटरी मॉनिटरिंग सिस्टम लगवाइए। ये बहुत आसान सा प्रयास है। आपको 2 दिन 3 दिन की रेटिंग में समझ में आ जाएगा कि मेरा ब्लड प्रेशर 10 बजे बढ़ता है कि 4 बजे बढ़ता है। आपको उस समय के आधा घंटा पहले एक गोली लेने की जरूरत होगी, आधी गोली लेने की जरूरत होगी। आप अगर सुबह से उठते से ही बीपी की गोली लेते हैं तो यकीन मानिए कि जो नॉर्मल बीपी था वो पूरी ताकत से नीचे जाने की वजह से शरीर का जो हाइपोथैलेमस सिस्टम है उसको बहुत तेजी से ऊपर उठाएगा और आपका बीपी 200 के ऊपर चला जाएगा, 250 के ऊपर चला जाएगा। दूसरी बात, ऐसे कितने डॉक्टर साहब मरीज होंगे जो इस सब चीजों को चेक किए बगैर जब मन में आता तब गोली ले लेते? मैंने कहा ना, मैंने तो आपको डायबिटीज के 12,000 मरीजों का डाटा अब आज मेरे सामने खड़ा है। ये दुनिया की आंखें खोलने वाला डाटा है कि जांच कर ही नहीं रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं, सोच ही नहीं रहे हैं कि हमारे शरीर में शुगर की कितनी जरूरत है। किसी भी बीपी के डॉक्टर ने आज तक ये नहीं बताया कि ये गोली आपको कब लेना है। ये जो आप बता रहे हैं ये बात आज तक नहीं बताई। मेरे को खुद बीपी है, मुझे लिख दिया कि ये गोली सुबह लेनी है, ये शाम को लेनी है। डॉक्टर को पता ही नहीं कि मेरा बीपी कब बढ़ता है और कब डाउन होता है। तो आप अगर उस समय के हिसाब से काम करेंगे, आप अगर उस समय पर योगा, मेडिटेशन, तनाव जैसी शांति की चीजें करने लगेंगे तो हो सकता है कि वो बीपी की दवाई ना लेनी पड़े आपको, आपका बीपी वैसे ही कम आ जाए। डॉक्टर साहब एक चीज़ और है कि जिस तरह आपने डायबिटीज़ का बताया, शायद आपने आंकड़ा दिया था कि 3 ट्रिलियन डॉलर का ये जो व्यापार है फार्मेसी का, बीपी को लेके भी इसी तरह का है। और दूसरा, क्या बीपी के जो पैरामीटर्स हैं वो बदले गए हैं इस केवल फार्मेसी माफिया के कारण? आपने कहा कि 80-120 कर दिया गया है अभी, क्या ये पहले अलग पैरामीटर्स थे? ये बिल्कुल, मैंने कहा ना कि ये जैसे हम नीचे वाला ब्लड प्रेशर 90 से 60 तक की रेंज में रखते थे, उसको उठा के 80 पर ले गए हैं। और जो ऊपर का बीपी था हम उसको 160 से 120 की रेंज में रखते थे, उसको घटाते घटाते वो 120 के पर लेके आ गए हैं। ये तो केवल व्यवसाय के लिए? ये टोटल फार्मा माफिया, मैं तो बहुत सख्त शब्दों में कहता हूँ ना कि ये तो पूरा जो दवा बाजार है। आप पूछ रहे हैं कि डायबिटीज़ का बाजार, तो मैं डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का साझा व्यापार तो मैं 100 गुना और बढ़ा के कहता हूँ जो मैंने डायबिटीज़ का आंकड़ा दिया था। क्योंकि हर बीमारी के पीछे, हर तकलीफ के पीछे, आपको हार्ट अटैक होना है तो उसके पीछे बीपी डायबिटीज़, आपको ब्रेन स्ट्रोक होना है तो बीपी डायबिटीज़। क्योंकि इन चीज़ों का तात्कालिक कंट्रोल कोई नहीं करने की बात कर रहा है कि ये कम कैसे होंगे, आप सुधारेंगे कैसे। मरीज का बीपी अगर किसी घटना की वजह से, किसी तनाव की वजह से, किसी अवसाद की वजह से घर में किसी परिजन की डेथ हो गई है, आप सुनते होंगे कि दादाजी निकल गए, दादी निकल गई, माँ निकल गए या पिताजी निकल। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो तनाव वो झेल नहीं पाया, आपने उसको तनाव झेलने के लिए सक्षम नहीं बनाया। दूसरा, आपने ब्लड प्रेशर की दवाइयों के साथ उसकी रेंज को, जो ब्लड हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर सकता था, आपने उसको इतना संकीर्ण कर दिया कि उसके पास अब रेंज नहीं है, तो जरा सी रेंज में वो फट रहा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लोगों को समझना होगी कि आपको अपने खान पान पे, आचार विचार पे बहुत सख्ती से काम करना होगा।
ब्लड प्रेशर के मरीजों को, जैसे हम डायबिटीज़ के मरीजों को कहते हैं कि आपको गेहूं बंद करना है, मीठा बंद करना है और सख्ती से करना है, इसका कोई तोड़ नहीं है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप भूल जाइए कि आप ठीक हो सकते हैं। आपको कालांतर में अस्पतालों के आईसीयू में ही जमा होना है, ढेर सारे बिल भरना है और आपको डॉक्टरों को दोष देना है कि इन्होंने मार डाला या इन्होंने लूट डाला, क्योंकि आप अपने घर से शुरुआत नहीं कर रहे सुधार करने की। घर से शुरुआत कीजिए। डायबिटीज़ के मरीजों को मैं सख्ती से कहता हूँ कि अपने खाने में से गेहूँ और मीठा पूरी ताकत से बंद कीजिए। आप कुतर्क करेंगे कि गेहूं नहीं खाएं तो क्या खाएं, तो आपके पास बहुत सारे मोटे अनाज के ऑप्शन हैं। हम 700-800 सालों से पूरे चीज़ें सामने हैं कि हम मक्का, चना, जो बाजरा, ज्वार, ये सब चीज़ें खाया करते थे और इनसे हमारी डायबिटीज़ 60-60 साल तक नहीं आती थी। लोग स्वस्थ रहते थे, ना आँखों की समस्या बहुत आती थी, ना हार्ट की समस्या आती थी और एक बहुत अच्छा जीवन सबका चलता था। इसी तरह से ब्लड प्रेशर के मरीजों को मैं बहुत सख्ती से कहता हूँ कि अपने खाने से नमक कम करिए। दवा माफिया या बाजार ने देखो आप लो ना करके लो सोडियम साल्ट उतार दिया। कहाँ से लो सोडियम साल्ट आ जाएगा? साल्ट तो फिर भी जा रहा है ना। आप पहले 2 ग्राम नहीं खाते थे, अब आप उसको 10 ग्राम खाओगे, मात्रा तो उतनी जाएगी आपके अंदर। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि अगर आप धीरे धीरे नमक कम करेंगे तो आपकी आदत ऑटोमेटिकली कम नमक की पड़ जाएगी। ये जो सेंधा नमक का एक कंसेप्ट अभी बहुत मार्केट में है कि आप टाटा नमक छोड़ दीजिए या जो दूसरे नमक है वो छोड़िए, सेंधा नमक का उपयोग करेंगे तो ये कम खतरनाक है। नहीं, देखिए सेंधा नमक आज नकली आ रहा है पूरा, ये भी बहुत बड़ा इशू है। आप जगह जगह आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में वो सिलाएं पड़ी देखे होंगे जो, अरे यही भोपाल में घूम रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉली में लेके। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये तो सेंधा नमक सिर्फ अफगानिस्तान की तरफ से आ सकता था। क्या इतनी मात्रा में आएगा कि बड़ी बड़ी गाड़ियां भर के खड़ी हुई हैं? तो मेरा ये कहना है कि इसकी पहचान कैसे हो सकती है? ये सब टोटल, देखिए ये काम केमिकल विभाग का है, उनको इनके ऊपर तुरंत सख्ती से काम करके उसकी लैब टेस्टिंग कराना चाहिए कि वाकई में क्या है। लेकिन मेरा ये कहना है कि हाँ, अगर आपको असली सेंधा नमक मिलता है तो आप पहली बात तो सफ़ेद नमक से उसको पूरी तरह से रिप्लेस कर दीजिए। सफ़ेद नमक वैसे भी किसी काम का नहीं है, उसमें आयोडीन डलेगा और आयोडीन डाल के फार्मा माफिया ने 2500 साल से चला लिया उसको, उसमें खूब बिक्री कर ली। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अति आयोडीन भी ठीक नहीं है और आयोडीन की अगर किसी को कमी है तो आपके सब्जियों से, सलाद से, दूसरी चीज़ों से पूरी हो जाती है, वो आपको उसके ऊपर जाना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि जब आप नॉर्मल भोजन की तरफ जाएंगे, अपने खान पान को ठीक करेंगे तो आपकी ज़रूरत की चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको सब मिलने लगेंगी। 40 से 60 साल की उम्र है, एवरेज उम्र मैं लेके चल रहा हूँ। इस उम्र में मैक्सिमम कितना नमक पेट पे जाना चाहिए? मैक्सिमम, अधिकतम नहीं, कायदे से मैं अगर ईमानदारी से बात करूं तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपने बंदरों का भोजन देखा? उनको किस खाने में नमक या घी तेल डल के मिल रहा है? वो फल फ्रूट सब्जी खा रहे हैं। उन फल फ्रूट में नेचुरल आयरन, नेचुरल सोडियम, नेचुरल नमक सब कुछ मौजूद है। उससे उनका काम चलता है। जब उनका काम चलता है तो इंसान को अलग से क्यों चाहिए? मैं इसी बात पे आ रहा था कि आपको नमक धीरे धीरे कम करना है। आप देखिए आपके शरीर में एक्स्ट्रा पानी भरना, मोटापा होना और बाकी बीमारियां होना, ब्लड प्रेशर तेजी से भागना कम होने लगेगा। दूसरी बात, अगर आप अपने खाने में, हम बहुत से लोगों को देखते हैं, हम हमारे परिवार में ही देखते हैं कि बड़े बड़े हमारे रिश्तेदार जो हैं वो चोरी छुपे की, डॉक्टर बुनेश भैया डांटेंगे तो वो छुपा के नमक ले जाके अपनी थाली में ऊपर से डाल लेते थे। ये कितना बड़ा जहर है, ये समझना नहीं चाहते। आप सिर्फ अपने स्वाद के लिए, कि आपको स्वाद नहीं आएगा, आप उसके लिए अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको ऊपर से नमक ना आटे में डालना है, ना किसी भी चीज़ में डालना है। बहुत से लोग सलाद लेके उसके ऊपर बहुत सारा नमक छिड़क लेंगे, तो ये एक तरह से आपने अच्छी चीज़ को जहर बना लिया। तो इससे इसको ना, नमक का कोई अल्टरनेट नहीं है जो स्वाद बढ़ा सके? नहीं, आपको स्वाद नहीं बढ़ा। अब मैं फिर वही कह रहा हूँ ना कि अगर आपके भोजन में एक सब्जी या एक दाल अच्छी स्वादिष्ट बन गई है, अब आपको किस नमक की जरूरत है मुझे बताइए। अगर आपकी दाल अच्छी है, जिसका स्वाद पूरा परफेक्ट है, तो उसमें उतना नमक चला गया है जितना आपको स्वाद के लिए चाहिए। अब आप उसमें अलग से बाहर से नमक डालेंगे। तो आपको कहना है कि ऊपर से नमक डालना बिल्कुल बंद कर डालना है। आप आज ही नियम ले लो कि हमें ऊपर से नमक नहीं डालना। ऊपर से नमक बंद करिए। आटे में जो आटा बनाते समय आदमी नमक डाल देता है उसके अंदर, चावल बनाते समय चावल में नमक, ये बिल्कुल बंद करिए। आपको इन चीज़ों को नैसर्गिक तरीके से ही ग्रहण करना है और इनका पूरा आपको आनंद लेना। अब जब आप स्वाद डेवलप कर लेंगे इन चीज़ों का, तो रविंद्र जी मैं बता रहा हूँ, मेरे घर में तो 20 साल हो गए गेहूं नहीं आया है। मेरे घर में तो 20 साल हो गए शक्कर नहीं आई है। कोई त्यौहार में कभी कुछ पूजा सामग्री बनना है तो उतनी सी शक्कर आके रखाती है मेरे। डॉक्टर साहब, एक छोटी सी बात बहुत ज़रूरी है कि आपने पिछली बार बताया था कि डायबिटीज़ की दवाई जबरन दी जा रही है, डायबिटीज़ के पैरामीटर चेंज करके। क्या बीपी के मामले में भी यही है कि बीपी के मामले में डॉक्टर, जो आम आदमी है, वो 160 तक नॉर्मल माना जा सकता है क्या? और उसकी उम्र क्या होना चाहिए? आपको बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में दोबारा से फिर कहता हूं कि दुनिया भर के बड़े बड़े मेडिकल आर्टिकल्स उठा के आप देख लीजिए, सब पहली फुर्सत में ये कहते हैं कि पहली बात तो प्री डायबिटिक नाम की कोई चीज़ नहीं है।
मेरे देश में बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं वो पूरी ताकत से फार्मा माफिया के हाथों में खेल के प्री डायबिटिक के नाम पे दवाइयाँ देना चालू कर चुके हैं। अब आप 5 और 5.5 के ऊपर अगर आप डायबिटीज़ की दवाई खाना शुरू कर देंगे तो आपका पूरा सिस्टम कभी नहीं सुधरेगा, आप बिगड़ते चले जाएंगे। आप 6 हो जाएंगे, फिर 7 हो जाएंगे, फिर 8 हो जाएंगे, ये लगातार बढ़ता जाएगा। यहाँ बहुत सीधी सी बात है कि जितनी अमेरिकन बॉडीज़ हैं, जितनी बड़ी बड़ी डायबिटीज़ की बॉडीज़ हैं, मेरे पास उन सब के आर्टिकल्स हैं, उन सब की गाइडलाइंस हैं। वो साफ कहती हैं कि अगर आपका पहली बार में जांचने पर HbA1c 15 भी आता है तो भी आपको दवा नहीं चालू करनी है। 15 आता है उसमें तो लोग कहते हैं 15 में तो आदमी मरने की स्थिति भी नहीं, कोई मरने की स्थिति नहीं है, तो भी आपको दवा नहीं चालू करना है। 3 महीने आपको बहुत रिगरस तरीके से हेल्थ, एक्सरसाइज और डाइट के ऊपर काम करना है। रवीन जी आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं कि 15 H1A1C वाले का 3 महीने की मेहनत के बाद 6.5 H1C ला के बैठा है वो, और उसको कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ी है। और ये तो बहुत सख्त शब्दों में कहते हैं कि पहली बार में अगर आपका 8 तक भी मिल रहा है तो आपको किसी हाल दवाई शुरू नहीं करनी है। और भूल जाइए कि प्री डायबिटिक नाम की कोई चीज़ें, मैं हाथ जोड़ता हूँ डॉक्टरों से भी, अपने सारे दर्शकों से भी, कि बिल्कुल प्री डायबिटिक के नाम पे दवाइयाँ मत दीजिए जब तक कि 3 महीने के एक्सरसाइज डाइट पैटर्न से वो अपने आप को ठीक से सेटल ना कर ले। आप उसे ठीक से बताते नहीं, उसके स्वाद के ऊपर कंट्रोल नहीं करवाते, उसको एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित नहीं करते, आप उठा के दवाइयाँ लिख देते हैं। वो धीरे धीरे इतनी विकृत स्थिति में पहुंच जाता है कि उसके किडनी, हार्ट, लिवर सब के ऊपर तकलीफ आने लगती है। क्या डॉक्टर साहब प्री बीपी भी की भी दवाइयाँ शुरू हो गई हैं? 120-80 कर दिया, अब ये प्री बीपी, अब इसके बाद दवाई चालू हो गई, अब आपकी दवाइयाँ चलती पड़ जाएंगी। सच्चाई कब कहाँ से कहाँ तक मान सकते हैं हम बीपी को? आपको 40, 50, 60 साल वाले लोगों से हम कहते हैं कि अगर आपका किसी भी एक समय का बीपी ऊपर का 160 तक भी जा रहा है तो आप घबराइए नहीं। आप पूरी ताकत से अपने आचार विचार को, आहार को, योगा, मेडिटेशन, स्लीप, इन सब चीज़ों से सेटल करने की कोशिश करिए। आप धीरे धीरे उसको कंट्रोल कर लेंगे। और बिना दवाई शुरू किए आप एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटर लगवाइए। ये बहुत आसान सी प्रक्रिया है। आपको उसमें दिख जाएगा कि आपको किस वक्त पर बीपी आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर वो थोड़ा सा भी दिक्कत का है उस समय पर, तो हम उस जगह पर जरा सी थोड़ी सी दवा ले लेंगे तो हमारा बीपी 24 घंटे सामान्य रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीज़ें बीपी को लेके बताई हैं, और यदि आप इसका पालन करते हैं तो निश्चित तौर पे डायबिटीज़ और बीपी, उनका क्या ये दोनों भाई बहनें दोनों साथ आते हैं। इसके सतर्कता को लेके डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीज़ें आज दी हैं। आप इसका पालन करेंगे, आपको फ़ायदा होगा। मैं फिर बहुत जल्दी डॉक्टर साहब से अगली बीमारियों पर भी बात करूंगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि दवाइयों से बचिए, अपने व्यायाम से, अपने खान पान से, अपनी जीवन शैली से अपने को स्वस्थ रखने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर साहब का मोबाइल नंबर और डॉक्टर साहब का वेबसाइट का एड्रेस मैं आज फिर से नीचे डाल रहा हूं, लेकिन बार बार दर्शकों से निवेदन है कि आप डॉक्टर साहब को केवल व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप का जवाब डॉक्टर साहब के यहाँ से आपको मिलेगा। फ़ोन करने से निश्चित तौर पे बहुत डिस्टर्ब होते हैं डॉक्टर साहब, हमें उनकी भी सुविधा रखनी है, और अपना जो डॉक्टर साहब से आपको सलाह चाहिए वो भी आपको उचित मिलती रहेगी, ऐसा मैं भरोसा दिलाता हूँ। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।